कोरोना वायरस के डर से होली के सामान का कारोबार करने वाले व्यापारी परेशान हैं। दावा किया जा रहा है कि होली से बढ़ती दूरियां से कारोबारियों को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि चाइनीज सामान और कोरोना वायरस के डर से लोग होली से ही दूरियां बनाने लगे हैं और यही वजह है कि होली के सामान से भरे पड़े बाजार होली से कुछ दिन पहले तक सूने पड़े हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वो दिल्ली का सदर बाजार है। बारिश इस वक्त हो रही है और बारिश के चलते लोग कम हैं, लेकिन सिर्फ एक अकेली ये वजह नहीं बल्कि इसके पीछे वजह कोरोना वायरस भी है। होली का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने दावा किया कि हालात इतने बुरे हैं कि लागत से कम कीमत पर बेचने के बाद भी कोई सामान नहीं खरीद रहा। ये जो पैकेट है इसकी 65 रुपीज़ परचेज है। आज हम इसको 40 रुपये बेच रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया को होने वाले आर्थिक नुकसान पर संयुक्त राष्ट्र की एक कमेटी ने रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक और भारत की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के कारण करीब 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। रिपोर्ट कहती है कि भारत उन देशों की लिस्ट में 15वें नंबर पर है जिनकी अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर होगा। भारत में उद्योगों पर कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर चीन में मैन्युफैक्चरिंग का काम ठप होने से पहले का अनुमान है। 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान अकेले केमिकल से जुड़े उद्योगों को हो सकता है जिनके लिए कच्चा माल चीन से इंपोर्ट होता है। इसके अलावा कपड़े से जुड़े उद्योगों को 450 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। हरियाणा के फरीदाबाद में कपड़े डाई करने वाली कई अवैध फैक्ट्रियों को प्रशासन की टीम ने तोड़ दिया। यह कार्रवाई पर्यावरण का ध्यान रखने वाली संस्था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर की गई और प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ इस इलाके में पहुंची और अवैध तरीके से चलाई जा रही फैक्ट्रियों को मशीन की मदद से तोड़ दिया। प्रशासन की कार्रवाई होते ही कुछ फैक्ट्रियों के मालिक ताला लगाकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद अधिकारियों ने इन फैक्ट्रियों का ताला तोड़वाया और जमीन खोदने वाली मशीन से इन्हें तोड़ने लगे। इस दौरान आसपास के कई लोग भी मौके पर जुट गए, लेकिन प्रशासन की टीम ने बिना रुके पूरी फैक्ट्री को ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान कई फैक्ट्रियों के अंदर पानी के लिए अवैध बोरिंग भी मिली, जिन्हें अधिकारियों ने अपने सामने ही तोड़वा दिया, जबकि कुछ फैक्ट्रियों का बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ फैक्ट्री मालिकों ने इन्हें दूसरी जगह पर जाने के लिए कुछ समय देने की मांग की, जिसके बाद 30 मार्च तक फैक्ट्री खाली करने का नोटिस दे दिया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि इन अवैध फैक्ट्रियों की वजह से इलाके का पानी प्रदूषित हो रहा था। जो केमिकल वाला पानी है वो इरिगेशन कैनाल में या बोरवेल करके ग्राउंड वाटर में उसको छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण वाटर पोल्यूट हो रहा है। दिल्ली में बारिश के बीच 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई। करीब 10 साल बाद यह मौका आया जब नई लो फ्लोर बसें दिल्ली की सड़कों पर उतरी, जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बारिश के बीच हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद फूलों से सजी 100 नीली लो फ्लोर एसी बसों को वहां से हटाया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल जब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली के राजघाट बस डिपो पहुंचे तब बारिश शुरू नहीं हुई थी और उन्होंने हरी झंडी दिखाने से पहले इन बसों का मुआयना भी किया, लेकिन तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर केजरीवाल ने नई बसों के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की नीयत पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि बसें केवल चुनाव की वजह से आ रही हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद भी आ रही हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले भी 500 से ज्यादा नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई थी। कांग्रेस के 7 लोकसभा सांसदों के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन हुआ। एक दिन पहले कांग्रेस के 7 सांसदों पर स्पीकर की कुर्सी पर बैठी रमा देवी के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। और अगले दिन इसके विरोध में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दूसरे सांसदों ने प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के निलंबित सांसद भी शामिल हुए। संसद परिसर में लगी गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए कांग्रेस के इन सभी नेताओं ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस के 7 सांसद लोकसभा से निलंबित कर दिए गए थे, जिसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सारे सस्पेंडेड एमपीज गांधी जी की प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने का समय नजदीक आते ही राहुल गांधी और दूसरे सांसद अंदर चले गए, जिसके बाद गौरव गोगोई समेत दूसरे निलंबित सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए और उन्होंने केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सियासी साजिश रचने का आरोप लगाया। वे सांसद जिन्होंने हमारे दूसरे सांसदों को धक्का मुक्की की, उन पे भी जांच होनी चाहिए। एक तरफा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई करे, सभी पे करे, निष्पक्ष रखे।
लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस सांसदों पर हुई कार्रवाई को सही ठहराया और सदन में किए गए उनके बर्ताव की आलोचना की। पेपर कैसे फेंका गया है और पेपर छीनता है, बाहर भाग जाता है पेपर लेके, ये क्या तरीका है? क्या हाइट ऑफ द इनडिसिप्लिन है? जब से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने संसद में आक्रामक तेवर दिखाए। इतना ही नहीं, नौबत धक्का मुक्की तक आ गई थी, जिसके बाद लोकसभा में हुई इन सारी घटनाओं की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी 2 से 5 मार्च तक लोकसभा में जो भी हुआ उसकी जांच करेगी। इस कमेटी की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे और इसमें लगभग हर पार्टी के सदस्य को शामिल किया जाएगा। बीबीसी की तरफ से कराए गए एक सर्वे में महाराजा रणजीत सिंह को इतिहास का सबसे महान नेता बताया गया। इस सर्वे में 5000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 38% लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह को अब तक का सबसे महान नेता बताया। इस सर्वे में ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन को उनसे कम वोट मिले। महाराजा रणजीत सिंह भारत में सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे। बीबीसी के सर्वे में सहिष्णु साम्राज्य बनाने के लिए उनकी तारीफ की गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक लड़के का हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो गया। दावा किया गया कि ये लड़का खलनायक नाम के गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसने एक देसी तमंचे से हवाई फायरिंग का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोबारा मार, ऊपर मार। फायरिंग का वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और केस दर्ज करने के साथ ही फायरिंग करने वाले लड़के की तलाश भी तेज कर दी। पुलिस के संज्ञान में है, उसमें अच्छू पाठक नामक एक व्यक्ति उसको चिन्हित कर लिया गया है और उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। अतिशीघ्र अच्छू पाठक को तमंचे के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। दिल्ली में होने वाले शूटिंग वर्ल्ड कप को टाल दिया गया। दिल्ली में 15 मार्च से शुरू होने वाले शूटिंग वर्ल्ड कप को कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में अमेरिकी दूतावास के पास हुए एक आत्मघाती बम धमाके में 5 पुलिस वाले घायल हो गए। अमृतसर के पास अटारी बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में फिलहाल दर्शकों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया। टिल फर्दर ऑर्डर्स जो पब्लिक सेरेमनी अटारी वाघा बॉर्डर पे होती है वो बंद की गई है कोरोना वायरस के मद्देनजर। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वो प्रधानमंत्री दफ्तर में 4 हफ्ते की एक बच्ची को गोद में लेकर बैठक करते नजर आए। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सुबह के वक्त होने वाली प्रार्थना सभा को कोरोना वायरस की वजह से रद्द करने का निर्देश दिया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने मैनेजमेंट पर उन्हें बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। इस मामले में कंपनी ने कर्मचारियों को बंधक बनाने से इनकार किया, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से कंपनी से बाहर जाने पर रोक लगाने की बात मानी। हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, बंदी बनाकर रखा जा रहा है, परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। कोरोना वायरस के डर के बीच कृति सेनन का एक विमान में मास्क पहने हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस विमान में ज्यादातर सीटें भी खाली नजर आईं। हरभजन सिंह ने अपनी बेस्ट टेस्ट टीम चुनी, जिसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग को जगह दी, लेकिन विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली का नाम शामिल नहीं किया। फ्रांस के एल्प्स पर्वतों पर स्कीइंग के दौरान एक ब्रिटिश महिला की जान बाल बाल बच गई। महिला ने ढलान से जैसे ही स्कीइंग शुरू की, वो बर्फ के नीचे बने गड्ढे में मुंह के बल गिर गई, जिसके बाद उसका पूरा शरीर बर्फ के नीचे दब गया। सिर्फ उसके दोनों पैर ही बाहर की तरफ दिखाई दिए। महिला के 2 साथी भी पीछे से स्कीइंग करते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। तभी उन्हें बर्फ में दबी महिला के पैर नजर आए, जिसके बाद फौरन एक साथी ने अपने बैग से बेलचा निकाला और वहां से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। Daisy, just stay calm, stay calm. Daisy, stay calm. Don't move, I'm digging you out. महिला के दोस्तों को इस काम में काफी वक्त लग गया। इस दौरान बर्फ में दबी महिला ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो भी लगातार बाहर निकलने के लिए जोर लगाती रही। आखिरकार किसी तरह दोस्तों ने उसे गड्ढे से खींचकर बाहर निकाल लिया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। स्विट्जरलैंड के लाखोबनन में एक आदमी ने अपने कुत्ते के साथ पहाड़ से छलांग लगाने का खतरनाक स्टंट किया। छलांग लगाने से पहले सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए और एक पैराशूट भी उस आदमी की पीठ पर बांधा गया, जिसके बाद वो अपने कुत्ते को गोद में उठाकर करीब 2000 फीट की ऊंचाई से कूद गया। कूदने के साथ ही उसका पैराशूट भी खुल गया और वो धीमी रफ्तार से नीचे की ओर जाने लगा। कजूजा नाम के कुत्ते की सेफ्टी बेल्ट उसके मालिक की सेफ्टी बेल्ट से बंधी थी, इसलिए उसे भी परेशानी नहीं हुई। कुछ देर बाद दोनों जमीन पर पहुंचे और सेफ्टी बेल्ट खुलते ही मालिक के इशारे पर कुत्ते ने दौड़ लगा दी।
छलांग लगाने से पहले कुत्ता काफी उत्साहित नजर आया। उसने छलांग लगाने की ट्रेनिंग तो नहीं ली, लेकिन पैराशूट को पैक करने में अपने मालिक की मदद जरूर की। कुत्ते का मालिक इस पहाड़ से पहले भी कई बार छलांग लगा चुका है, लेकिन उसने कभी कुत्ते को लेकर छलांग नहीं लगाई थी। Bunch of times I couldn't jump because I had nobody to take care of him. That's when the idea of jumping with Kazuza came. बताया गया कि कुत्ता अपने मालिक के साथ कई जगहों से इस तरह की छलांग लगा चुका है, लेकिन पहाड़ पर 2000 फीट की ऊंचाई से उसने पहली बार छलांग लगाई। देश भर में कोरोना वायरस के कई संदिग्ध मरीज सामने आने के बाद कानपुर के एक रेलवे स्टेशन पर कुलियों को मास्क दिए गए। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश के कई रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। और यही वजह रही कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कुलियों के बीच मास्क बांटे गए, ताकि कुलियों के साथ ही स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके। हमने चाहा कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे सभी को मास्क पहनाया जाए, जिससे कीटाणु इधर उधर न फैले। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर जगह जगह तैनात रहने वाले सुरक्षा कर्मियों के बीच भी मास्क बांटे गए। इससे हम ही लोगों की सेफ्टी है कि ये जो बीमारी फैली हुई है, इससे हम लोग को बचाव होगा और लोगों को मिलेगा तो उनका भी बचाव होना है। इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए असम के डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले भारतीयों और विदेशी यात्रियों की जांच की गई। कोरोना वायरस ने दुनिया भर के पर्यटन उद्योग को प्रभावित किया है और अब इसका असर भारत में भी दिखने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आगरा के ताजमहल को देखने इस साल फरवरी में 14,700 पर्यटक पहुंचे, जबकि पिछले साल फरवरी में 21,000 लोगों ने इस ऐतिहासिक इमारत को देखने पहुंचे थे। इसी तरह फरवरी 2019 में बिहार के बोधगया में महाबोधि मठ को देखने 5,000 सैलानी पहुंचे थे, लेकिन इस साल फरवरी में महज 1,000 लोग ही यहां पहुंचे। जयपुर के आमेर किले को फरवरी 2019 में 7,000 लोगों ने देखा था और इस साल फरवरी में सिर्फ 4,700 पर्यटकों ने इसे देखा, जबकि राजस्थान के जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को देखने पिछले साल फरवरी में 4,500 सैलानी आए थे, लेकिन इस साल फरवरी में यह आंकड़ा गिरकर 3,200 पर पहुंच गया। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ने के बाद इसे बनाने का काम तेज हो गया। अहमदाबाद में मास्क बनाने वाली एक फैक्ट्री में तो दिन रात काम चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। कोरोना वायरस फैलने की वजह से मास्क की डिमांड इतनी ज्यादा है कि फैक्ट्री में पहले एक शिफ्ट में काम होता था, लेकिन अब 2 शिफ्ट में भी काम पूरा नहीं हो पा रहा। अहमदाबाद के हम एक यहाँ पर फैक्ट्री में है, जहाँ पर दिन रात ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की डिमांड है पूरे देश में और दुनिया में, खासतौर पे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है माल, वो भी है। परेशानी ये है कि मास्क बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान की सप्लाई भी कम हो गई है, जिसकी वजह से बनाने का खर्चा बढ़ने का दावा किया जा रहा है। पहले 2 रुपए में एक मास्क बनता था, जो अब बढ़कर 5 रुपए तक पहुंच गया है। रेट्स बढ़े हैं, दैट इज ऑब्वियस के रॉ मटेरियल्स बढ़ेंगे तो रेट्स तो बढ़ेंगे ही। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लाई। पंजाब के बरनाला में पुलिस ने 40 लाख से ज्यादा नशीली गोलियों और टीकों का जखीरा बरामद किया है। बताया गया कि पिछले दिनों पुलिस ने बरनाला के एक बड़े कारोबारी को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नशा तस्करों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस का दावा है कि पंजाब में आज तक नशीली गोलियों की इतनी बड़ी खेप कभी नहीं पकड़ी गई। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान पुलिस के 3 कर्मचारियों ने बिना अपनी जान की परवाह किए 70 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। हिंसा वाले दिन ये तीनों पुलिसकर्मी गोकुलपुरी इलाके में तैनात थे और हिंसा के दौरान आगजनी और हंगामे के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना भीड़ के बीच फंसे लोगों को बचाकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया। इन लोगों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ये करीब 70 आदमी हमने यहाँ छोड़ दिए। अच्छा, आपके यहाँ पे हैं रिश्तेदार हैं? बिरजपुरी से निकाल के लाया। अच्छा, बिरजपुरी से। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। इन पुलिसकर्मियों ने बताया कि जब वो मौके पर पहुंचे तो हालात बेहद खतरनाक थे, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को भेजने के लिए कंट्रोल रूम में सूचना दी और उसके साथ फायर टेंडर भेजा जाए मौके पर। आगजनी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही, काफी घरों में आग लग गई। पुलिस कर्मियों ने बताया कि जब वो लोगों को भीड़ के बीच से निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर भी भीड़ ने हमला करने की कोशिश की थी। गाड़ी से उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, उनको पीसीआर गाड़ी को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। बहुत मुश्किल था उनको वहाँ से निकालना, उनकी बिल्कुल जान पे बन रही थी उस टाइम पर। वो बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे। वीडियो गेम के शौकीन अब बिस्तर पर लेटकर आराम से खेल सकते हैं, साथ ही खा पी और सो भी सकते हैं, क्योंकि जापान की एक कंपनी ने ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों के लिए
खास गेमिंग बेड बनाया है जिसमें गेम खेलने के लिए सामने की तरफ 2 स्क्रीन लगाई गई हैं। इसके अलावा गेमिंग बेड में एक स्नैक होल्डर भी लगाया गया है जिसमें खाने का सामान रखा जा सकता है। कंपनी ने इस गेमिंग बेड पर एक गद्दे के साथ कंबल की सुविधा भी दी है ताकि खेलते खेलते थकने पर वहीं सोया जा सके। इस बेड पर सिरहाने की तरफ फोन रखने की जगह भी दी गई है ताकि गेम खेलते वक्त मोबाइल जमीन पर न गिर जाए। इस गेमिंग बेड को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस पर लेटकर खेलते वक्त पीठ दर्द की शिकायत भी नहीं होगी। कंपनी ने इस गेमिंग बेड की कीमत करीब 81,000 रुपए रखी है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में दिन दहाड़े कुछ लुटेरे घर से करोड़ों के गहने और कैश लूटकर फरार हो गए। बताया गया कि इस लूट में घर में काम करने वाला एक नौकर भी शामिल था, जिसकी तस्वीरें वहीं लगी एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गईं। तस्वीरों में दिखा कि लूट के बाद एक लुटेरा कंधों पर बैग लेकर दौड़ता हुआ एक गली में घुस गया, जबकि उसके पीछे पीछे एक और लुटेरा कंधे पर टंगे बैग में सामान लेकर उसके पीछे पीछे गली में घुस गया। जबकि इन दोनों के थोड़ी देर बाद एक और लुटेरा हाथ में लोहे की रॉड लेकर उसी गली में जाता दिखाई दिया। जिस वक्त ये घटना हुई, घर में बुजुर्ग महिला और उनका छोटा पोता ही मौजूद थे, जिसकी वजह से लुटेरों ने आराम से सारा कीमती सामान लूट लिया। वाइफ ने अपनी रस्सी से उसका हाथ वगैरह सब बांध दिया था, पोता था उसका भी 80 उस रस्सियों से हाथ पैर बांध दिए थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को खोला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और बदमाशों की पहचान करने की कोशिश तेज कर दी गई। अभी जांच इसमें चल रही है, जल्दी हम उनको सलाखों के पीछे डाल देंगे। मुंबई में नागरिकता कानून के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाओं ने उस वक्त पुलिस का विरोध किया जब प्रदर्शन की जगह पर लगाए गए तिरपाल को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। ये महिलाएं 26 जनवरी से इस कानून के विरोध में लगातार धरने पर बैठी हैं। और जिस जगह ये प्रदर्शन जारी है वहां उन्होंने धूप और बारिश से बचने के लिए तिरपाल लगाया है, जिसे एक पुलिस अफसर के आदेश के बाद कुछ लोग हटाने के लिए पहुंचे। ऐसे में इस कार्रवाई के विरोध में महिलाएं उतर आईं और जमकर नारेबाजी की। जिस तिरपाल को हटाने का महिलाएं विरोध कर रही थीं, उसे एक इमारत की दीवार से बांधा हुआ था, इसलिए एक लड़की उसे उतारने के लिए दीवार पर चढ़ गई। ऐसे में महिलाओं का गुस्सा और भड़क गया और वो तालियां बजाकर एकजुटता के नारे लगाने लगी। बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। ऐसा फोटो है जिसके अंदर ये नहीं है कि छत नहीं है, ओल्ड सिटीजन औरत किस तरह से बैठेंगी। कुछ ही देर में हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कोरोना वायरस के डर से होली के सामान का कारोबार करने वाले व्यापारी परेशान हैं। दावा किया जा रहा है कि होली से बढ़ती दूरियों से कारोबारियों को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि चाइनीज सामान और कोरोना वायरस के डर से लोग होली से ही दूरियां बनाने लगे हैं। और यही वजह है कि होली के सामान से भरे पड़े बाजार होली से कुछ दिन पहले तक सूने पड़े हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो दिल्ली का सदर बाजार है। बारिश इस वक्त हो रही है और बारिश के चलते लोग कम हैं, लेकिन सिर्फ एक अकेली ये वजह नहीं बल्कि इसके पीछे वजह कोरोना वायरस भी है। होली का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने दावा किया कि हालात इतने बुरे हैं कि लागत से कम कीमत पर बेचने के बाद भी कोई सामान नहीं खरीद रहा। ये जो पैकेट है इसकी 65 रुपीज़ परचेज है, आज हम इसको 40 रुपये बेच रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 सांड आपस में लड़ते लड़ते एक दुकान के अंदर घुस गए। दोनों सांड बीच सड़क पर एक दूसरे से बुरी तरह उलझे थे, लेकिन तभी एक सांड ने दूसरे पर जोरदार हमला कर दिया और उसे सींगों से धक्का मारते हुए एक दुकान के अंदर धकेल दिया। सांडों की लड़ाई का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों सांड बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़े नजर आए। दोनों सांड काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सांडों की लड़ाई खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद एक सांड ने दूसरे सांड पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा दिया। एक दूसरे को धकेलने की कोशिश में दोनों सांड सड़क किनारे बनी एक दुकान के अंदर घुस गए। सांडों के अंदर घुसने से दुकान में मौजूद लोग जान बचाकर अंदर की तरफ भागे। हालांकि वहां मौजूद एक आदमी ने हिम्मत दिखाते हुए एक सांड की पूंछ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों सांडों को किसी तरह दुकान से बाहर निकाला जा सका। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी नेता के बेटे ने पुलिस थाने की छत से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अविनाश नाम के ये आदमी खुदकुशी करने की कोशिश में इमारत की दूसरी मंजिल के छज्जे से लटक गया। बाद में उसका हाथ छूटा तो वो पहली मंजिल से टकराते हुए नीचे गिर गया। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे। इससे पहले अविनाश खुदकुशी करने के लिए इमारत की दूसरी मंजिल पर खड़ा दिखाई दिया। कुछ देर बाद वहां एक आदमी उसे बचाने पहुंचा, जिसके बाद वो उससे भिड़ गया और फिर बाद में उसने
छत से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। बताया गया कि एक मामले में पुलिस अविनाश को बार बार पूछताछ के लिए थाने बुला रही थी, जिसकी वजह से वो परेशान था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलें तबाह हो गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने किसानों को मदद का भरोसा दिया। फसलों को हुए नुकसान की वजह से किसान परेशान है और एक किसान तो फसल खराब होने की वजह से इतना ज्यादा परेशान हुआ कि वो कैमरे के सामने ही भपक पड़ा। छोटे छोटे बच्चे मरने लायक हो गए साहब, दो फसलें नष्ट हो गई, तीन चार बच्चे, सब क्या खिलाए ये बताइए, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। बारिश के साथ चली तेज हवाओं की वजह से सैकड़ों एकड़ गेहूं की खड़ी फसल खेतों में ही गिर गई। फसल बर्बाद होने की वजह से एक किसान खेत में ही सिर पकड़े बैठा दिखाई दिया, जबकि कई किसान खेतों में पानी भरने की वजह से परेशान दिखे। बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अधिकारियों को फौरन किसानों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। सभी डीएम को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर कितना कौन कौन जिले में नुकसान हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दें, जिससे कि हम अपने किसानों को राहत दे सकें। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौजूद कोठी खास बाग में बने स्ट्रांग रूम को एक बार फिर खोलने की कोशिश की जाएगी। ये कोठी रामपुर के नवाबों की है, जिनके वारिसों के बीच संपत्ति के बंटवारे का झगड़ा चल रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही अक्टूबर में 16 लोगों के बीच संपत्ति के बंटवारे का आदेश दिया था। और इस फैसले के तहत इस स्ट्रांग रूम में रखी नवाबों की धन दौलत का बंटवारा भी होना था, लेकिन इस स्ट्रांग रूम को काफी कोशिश के बाद भी खुलवाया नहीं जा सका, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इसकी बनावट और ताला, इस ताले को खोलने के लिए गैस कटर की भी मदद ली जा चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दावा किया जाता है कि इस स्ट्रांग रूम की दीवारें भी काफी मजबूत हैं। यही वजह है कि इस बार स्ट्रांग रूम को खुलवाने के लिए मुरादाबाद से कारीगरों को बुलाया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी पर लग रहे विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेताओं को सिद्धांतों की राजनीति करने की सलाह दी। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के नेता बिकाऊ नहीं हैं। सब सोचते हैं कि ये बिकाऊ हैं, सब कहेंगे कि दब जाते हैं। सबको कहना चाहिए मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो बिकाऊ नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है, ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को बड़ी चुनौती बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कोरोना वायरस को पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। हार्दिक पांड्या ने डीवाई पाटिल टी20 कप में फिर तेज शतक लगाया। उन्होंने इस मुकाबले में 55 गेंदों पर 158 रनों की नॉट आउट पारी खेली। खबर है कि दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस की अपनी समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली, जिसकी रिपोर्ट अब पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजी जाएगी। खबर है कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। HSBC ने लंदन में अपने दफ्तर के 100 से ज्यादा कर्मचारियों को घर से ही काम करने के निर्देश दिए। कंपनी ने अपने एक कर्मचारी में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद यह फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण कानून से जुड़े मामलों पर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जमीन अधिग्रहण की वही प्रक्रिया रद्द होगी जिस पर सरकार 5 साल के अंदर कब्जा नहीं करेगी या मुआवजा नहीं देगी। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने अपनी ही सरकार पर जनता के काम नहीं करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने जनता के काम नहीं होने पर विधायक पद से इस्तीफा देने की भी चेतावनी दी। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल को समन भेजा और पार्टी फंड से जुड़े टैक्स छिपाने के आरोपों पर जवाब मांगा। They have no right to raise a single finger on any other party. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिया मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम पर हुए आतंकी हमले में 32 लोगों के मारे जाने की खबर है। बंदूक लिए कुछ आतंकियों ने कार्यक्रम में शामिल लोगों पर गोलीबारी कर दी और भागकर एक इमारत में छिप गए। हमले की जानकारी मिलते ही अफगान सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर दी। वहीं घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए कई एम्बुलेंस सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दी। इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान के कई नेता भी शामिल हुए थे, जिनमें अफगानिस्तान सरकार के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला भी पहुंचे हुए थे। हालांकि इस हादसे में वो बाल बाल बच गए। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता होने के बाद ये अफगानिस्तान में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है। हालांकि तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड सोलर चैलेंज को एक बार फिर बेल्जियम की एक सोलर कार ने जीत लिया।
इस साल हुई रेस में दुनिया भर की 27 टीमें शामिल हुई, जिसके आखिर में बेल्जियम की अगोरिया सोलर कार सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर से एडिलेड पहुंचने में कामयाब रही। सोलर चैलेंज में जीत मिलते ही बेल्जियम की टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और टीम के लोग खिलाड़ी को उठाकर खुशी से झूमने लगे। इस साल सोलर चैलेंज में दुनिया भर की 27 कारों ने हिस्सा लिया। इन कारों को रेस जीतने के लिए 3000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इस रेस में शामिल सभी कारों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने तैयार किया था। इस रेस की शुरुआत 1987 में हुई थी। भिवंडी में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्रिकेट खेला। देवेंद्र फडणवीस इलाके के सांसद कपिल पाटिल के साथ भिवंडी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच देखने पहुंचे थे, जहां खिलाड़ियों को खेलता देख पूर्व सीएम से रहा नहीं गया और उन्होंने भी बैट थामकर बल्लेबाजी की। इस दौरान सांसद ने बॉल पकड़ ली और जैसे ही उन्होंने गेंद डाली, फडणवीस ने लंबे शॉट लगा दिए, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां भी बजाई। फडणवीस ने कई गेंदों का सामना किया और उन पर अच्छे शॉट लगाए। बिहार सरकार पर घोटालों का आरोप लगाते हुए आरजेडी के नेता एक चूहा लेकर प्रदर्शन करने विधान परिषद पहुंच गए, जिससे लोग हैरान हो गए। आरजेडी नेताओं के हाथ में पोस्टर तो थे ही, साथ ही एक चूहेदानी भी थी, जिसमें एक जिंदा चूहा नजर आया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, राबड़ी देवी के नेतृत्व में लालू यादव की पार्टी के नेताओं ने विधान परिषद के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। आरजेडी नेताओं ने राज्य में घोटालों का आरोप लगाते हुए दावा किया कि जब भी सवाल खड़े हुए, सरकार ने इसका ठीकरा चूहों पर फोड़ दिया। ये जो सरकार अपराधी सरकार, लुटेरा सरकार है, जो घोटाला पर घोटाला हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो चूहा पर पकड़ाया तो चूहा पर कार्रवाई होना चाहिए। राबड़ी देवी के तंज के जवाब में जेडीयू ने लालू परिवार के खिलाफ चल रही घोटालों की जांच का जिक्र छेड़ दिया। वही भ्रष्टाचार को पकड़ता है। गणेश जी जब बुद्धि देंगे तब न पकड़ाइएगा, तो लोग पकड़ाते हैं उसमें। बिहार के नालंदा में एक डॉक्टर को सड़क पर सरेआम गोली मार दी गई और लोग उसका वीडियो बनाते रहे। डॉक्टर को गोली मारने के बाद हत्यारे भाग गए। इस बीच गोली लगने से घायल डॉक्टर सड़क पर तड़पते दिखे। वारदात के वक्त मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। यही नहीं, वीडियो में साफ दिखा कि कई लोग तो सड़क पर तड़प रहे डॉक्टर का वीडियो बनाते रहे। बाद में डॉक्टर को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। देश में करीब 83% ट्रक ड्राइवर हर साल रिश्वत देने के लिए मजबूर होते हैं। ये दावा सेव लाइफ फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ की रिपोर्ट में किया गया, जिसे कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने जारी किया, जिसमें बताया गया कि देश भर के ट्रक ड्राइवरों को साल भर में करीब 48,000 करोड़ रुपए घूस के रूप में देने पड़ते हैं। ये रिपोर्ट दिल्ली, मुंबई समेत देश के 10 बड़े शहरों में 1200 से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों और 100 से ज्यादा ट्रांसपोर्टरों से बातचीत पर आधारित होने का दावा किया गया, जिन्होंने माना कि उन्हें करीब 40% मामलों में बिना किसी वजह के भी रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 2005 की तुलना में अब ट्रक ड्राइवरों से घूस वसूलने के मामलों में कमी आई है और अब ट्रक ड्राइवरों को औसतन प्रति किलोमीटर 53 पैसे की रिश्वत देनी पड़ती, जबकि 2006-2007 में उन्हें प्रति किलोमीटर 70 पैसे की दर से घूस देनी पड़ती। दिल्ली हिंसा के विरोध में यूथ कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा दिल्ली की रायसीना रोड से निकाली गई, जिसमें यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस यात्रा में अलग अलग धर्मों के लोग भी शामिल थे, जो रैली में आगे चल रहे थे। इनमें एक ने हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीर भी पकड़ी थी। और इतना ही नहीं, रैली में शामिल यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने हाथों में कई मीटर लंबा तिरंगा भी लिया हुआ था, जिसे पकड़कर ये लोग आगे बढ़ रहे थे, जबकि कुछ लोगों ने हाथों में पार्टी के झंडे लिए हुए थे। इन कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी शामिल रहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर न्यूज 18 पूरे हफ्ते उन महिलाओं की कहानियां दिखा रहा है जिन्होंने हालात से हार माने बगैर चुनौतियों का सामना किया। अरुणाचल प्रदेश के ओल्ड तुपी गांव की महिलाएं भी ऐसी ही हैं, जिन्होंने अपने पूरे गांव को नशा मुक्त बना दिया। इन महिलाओं ने गांव की युवा पीढ़ी को नशे का शिकार बनने से बचाया। ओपियम और प्लेइंग कार्ड, ताश खेलना और ये वाइन, ये सब बंद हो गया पूरा। बताया गया कि कुछ साल पहले ये गांव ऐसा नहीं था। वहां पर लोग काम धंधा छोड़ शराब और अफीम के नशे में डूबे रहते थे, जिसकी वजह से गांव का माहौल काफी खराब हो गया था। मगर इन महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का फैसला किया। महिलाओं के इस संगठन ने गांव के अंदर शराब पीने और बेचने पर
पूरी तरह से रोक लगा दी और नहीं मानने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो हम सब मिलकर जहाँ जहाँ पीता था, जहाँ जहाँ झगड़ा होता था, वहाँ मैं जाकर थोड़ा कुछ समझाया। बहुत टाइट से रखने के लिए उन लोग ने बहुत कोशिश किया। इसके अलावा इन महिलाओं ने गांव में ही पशुपालन और बागवानी की भी शुरुआत की, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी नेता के बेटे ने पुलिस थाने की छत से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अविनाश नाम का यह आदमी खुदकुशी करने की कोशिश में इमारत की दूसरी मंजिल के छज्जे से लटक गया। बाद में उसका हाथ छूटा तो वो पहली मंजिल से टकराते हुए नीचे गिर गया। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे। इससे पहले अविनाश खुदकुशी करने के लिए इमारत की दूसरी मंजिल पर खड़ा दिखाई दिया। कुछ देर बाद वहां एक आदमी उसे बचाने पहुंचा, जिसके बाद वो उससे भिड़ गया और फिर बाद में उसने छत से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। बताया गया कि एक मामले में पुलिस अविनाश को बार बार पूछताछ के लिए थाने बुला रही थी, जिसकी वजह से वो परेशान था। बिहार में अपनी मांगे नहीं माने जाने से नाराज टीचरों ने विरोध तेज कर दिया। हाजीपुर में तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया। ये टीचर वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों पर पिछले 18 दिन से हड़ताल पर है, जिसका सबसे ज्यादा असर हाजीपुर में दिखा, जहां कुछ टीचर सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए गंडक नदी में उतर गए। भारत माता की जय। जल सत्याग्रह के दौरान ज्यादातर प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर थे, जबकि कुछ लोग शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल हुई। सरकार जब तक मांग नहीं मानती है, हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि जानकारी मिलते ही कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और भरोसा दिया कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन की खबर पटना के पास बिहटा से भी आई, जहां एक टीचर कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रोने लगा। वहीं राजगीर में सिर मुंडवाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। राज्य भर में हो रहे टीचरों के विरोध प्रदर्शन के बाद बताया गया कि सरकार उनकी ज्यादातर मांगों को पूरा करने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार होली से पहले वेतन बढ़ाने की मांग के अलावा उनकी ज्यादातर मांगों को मान सकती, जिसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर मुख्य सचिव के पास भेज दिया गया है और अगर इसे मंजूरी मिल गई तो बिहार में टीचर मन मुताबिक जगह के लिए ट्रांसफर का आवेदन दे सकेंगे। सरकार के इस फैसले से राज्य के 4 लाख टीचरों को फायदा होगा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम शिवांशु बताया जा रहा है, जो पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया। विदेशी चंदे के मामले से जुड़े कानून FCRA के तहत आने वाले NGO को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन के मामले पर सुनवाई की और यह साफ कर दिया कि अगर कोई NGO किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो उसे FCRA का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो प्रदर्शन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि गैर सरकारी संस्थान करेगा और सरकारी नीतियों का विरोध करना राजनीतिक काम नहीं माना जाएगा। साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि राजनीतिक पार्टियां FCRA के तहत चंदा नहीं ले पाएंगी और उनका प्रदर्शन राजनीतिक माना जाएगा। लखनऊ में एक और कोरोना वायरस का संदिग्ध मिला है। बताया जा रहा है कि एक शख्स मस्कट से लौटा था, लेकिन एयरपोर्ट पर जब इसकी जांच की गई तो इसे संदिग्ध पाया गया। जांच के बाद संदिग्ध को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और आपको बता दें कि एक शख्स पाया गया है जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और कोरोना वायरस का संदिग्ध मिला है लखनऊ एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि ये शख्स मस्कट से लौटा था, लेकिन एयरपोर्ट पर जब इसकी जांच की गई तो इसे संदिग्ध पाया गया और उसके बाद इस शख्स को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, और क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल एक कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज देर रात मस्कट से लखनऊ पहुंचा था, जहां पर एयरपोर्ट में जांच के दौरान डॉक्टरों को उसमें संदिग्ध लक्षण पाए गए, जिसके बाद तत्काल जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया एयरपोर्ट के पास लोक बंधु हॉस्पिटल में, वहां पर ले जाया गया और वहां पर एडमिट किया गया और अब डॉक्टरों की निगरानी में उसको रखा गया। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने जो उसके नमूने हैं उसको जांच के लिए पुणे में सैंपल के लिए भेजा है। तो जो सतर्कता है वो प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो अब एक संदिग्ध मरीज की जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, इसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और डॉक्टरों की निगरानी में इसे लोक बंधु अस्पताल में एडमिट किया गया है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमला मामले में एनआईए ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को आज एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम वाइजुल इस्लाम और मोहम्मद अब्बास हैं, जिनमें अब्बास पुलवामा का रहने वाला है जबकि वाइजुल इस्लाम श्रीनगर का रहने वाला है। वाइजुल इस्लाम पर आईईडी बनाने के लिए केमिकल जुटाने और अब्बास पर कई बार पुलवामा हमले के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार को अपने घर में रखने का आरोप है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल की उनके ही संगठन की महिलाओं ने पिटाई कर दी। गरीब महिलाओं के मुद्दे को उठाने के लिए संपत पाल नगर पंचायत दफ्तर का घेराव करने पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हीं के संगठन की कुछ महिलाओं ने ही उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। एक महिला तो संपत पाल पर चप्पल बरसाती दिखी। संपत पाल को पिटते देख वहां मौजूद गुलाबी गैंग की कुछ दूसरी महिलाओं ने उन्हें बचाने की कोशिश की, जिसके बाद महिलाओं के दोनों गुटों के बीच भी झड़प हो गई। इससे पहले संपत पाल ने वहां एक आक्रोश रैली निकाली और नगर पंचायत दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद महिलाओं के एक गुट ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच संपत पाल जैसे ही उनको समझाने आगे बढ़ी, महिलाओं ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। संपत पाल ने इलाके के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी पर महिलाओं को उनके खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में नागरिकता कानून का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग दुनिया भर को शरणार्थी अधिकारों के लिए ज्ञान देते हैं, वो शरणार्थियों के लिए बने सीएए का विरोध करते हैं। जो लोग दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं, वो आर्टिकल 370 जैसी अस्थायी व्यवस्था हटाकर जम्मू कश्मीर में पूरी तरह संविधान को लागू करने का विरोध करते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस को बड़ा चैलेंज बताया और कहा कि हर युग में ऐसी चुनौतियां आती हैं। किसानों से जमीन नहीं मिलने की वजह से देश भर में करोड़ों के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का काम अटका हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल के जवाब में संसद को यह जानकारी दी कि सड़क और परिवहन मंत्रालय हाईवे बनाने के लिए कई जगहों पर अभी तक किसानों से जमीन नहीं ले पाया है। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट में पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने में हो रही देरी की वजह से भी हाईवे का काम रुक गया है और इन वजहों से करीब 3 लाख करोड़ के 777 हाईवे प्रोजेक्ट में देरी हो रही, जिससे करीब 28,000 किलोमीटर हाईवे का काम रुका हुआ है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 60,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट में कई वजहों से देरी हो रही। दिल्ली में बारिश के बाद रानी झांसी रोड इलाके में दीवार गिरने से 2 लोग घायल हो गए। वहीं नोएडा में भी एक स्कूल की दीवार धंसने से एक ही परिवार के 3 लोग मलबे में दब गए। इनमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 2 महिलाएं घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई ट्रैफिक था, तो एकदम से गिरी हमारी गाड़ी। ये जो हमारी गाड़ी के ऊपर ही गिरा है और 2 स्कूटर वाले भी नीचे आए हैं, 2 व्हीलर वाले, और वो हॉस्पिटल लोग लेके गए उन्हें, और हमारी गाड़ी आगे खड़ी है, बिल्कुल ही डैमेज हो गई और फॉर्चुनेटली हम बच गए हैं। गाजियाबाद के वैशाली में कुछ महिलाओं ने कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए जड़ी बूटियों से यज्ञ किया। इन महिलाओं ने दावा किया कि इस तरह का यज्ञ करने से कोरोना वायरस का खतरा कम हो जाएगा, जिसके लिए कई महिलाएं एक जगह जमा हुई और यज्ञ में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों की आहुति दी। इस यज्ञ में कई आदमी और बच्चे भी शामिल हुए। इस खास तरह के यज्ञ से पहले एक थाली में सभी जड़ी बूटियों को सजाया गया और फिर एक साथ सभी महिलाओं ने उनकी आहुति दी। ऐसी वनस्पति से अगर यज्ञ उस क्षेत्र में कर दिया जाए तो कोरोना वायरस के कई ऐसे रोग दूर हो सकते हैं, तो रेगुलर इस चीज का यज्ञ होना चाहिए। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को साफ सफाई का खास ख्याल रखने की सलाह दी। मध्य प्रदेश सरकार ने बीजेपी विधायक संजय पाठक और विश्वास सारंग की सुरक्षा को वापस ले लिया। कांग्रेस ने इससे पहले दोनों विधायकों पर राज्य की कमलनाथ सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया था। सुरक्षा हटने के बाद संजय पाठक और विश्वास सारंग ने अपनी जान को खतरा बताया है कि मुझे घेरा गया, कुछ लोग वर्दी में थे, कुछ सादी वर्दी में थे, मेरा पीछा किया गया, मुझे अंधेरे में रोकने का प्रयास किया गया। मैंने उसके वीडियो बनाए। मैंने अभी भी बोला
कि मैं समय आने पर वो वीडियो भी जारी करूंगा। मुझे आशंका है कि कल मेरा अपहरण करके ले जाके मेरी हत्या भी कर सकते हैं ये लोग। इस स्तर पे मध्य प्रदेश की राजनीति पहुंच गई है। उन्होंने मेरे परिवार से संबंधित लोगों के व्यापार बंद कर दिए, सैकड़ों हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। पंजाब के बरनाला में पुलिस ने 40 लाख से ज्यादा नशीली गोलियों और टीकों का जखीरा बरामद किया है। बताया गया कि पिछले दिनों पुलिस ने बरनाला के एक बड़े कारोबारी को नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नशा तस्करों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस का दावा है कि पंजाब में आज तक नशीली गोलियों की इतनी बड़ी खेप कभी नहीं पकड़ी गई। पंजाब के मानसा में वेतन बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करनी थी, लेकिन जैसे ही अपना विरोध जताते हुए ये महिलाएं आगे बढ़ीं, वहां पहले से मुस्तैद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद महिलाओं ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस से उनकी धक्का मुक्की भी हुई। फिर भी उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। इससे पहले मुंह पर काली पट्टी बांधकर इन महिलाओं ने रैली भी निकाली। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाथों में कई तख्तियां भी ली हुई थीं। वेतन बढ़ाने की मांग को सरकार से मनवाने के लिए इन प्रदर्शनकारियों ने बारिश में भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, ये आंदोलन जारी रहेगा। जिन्ना चिर साडियां मंगां दा हल नहीं हुंदा, असीं साडी एजिटेशन इसे तरह जारी रहूगी। इन प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से हरियाणा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बराबर वेतन बढ़ाने की मांग की। यस बैंक के पूर्व डायरेक्टर राणा कपूर के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। ईडी की 4 टीमों ने राणा कपूर के घर के साथ ही यस बैंक के हेड ऑफिस समेत कई जगहों पर छापे मारे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राणा कपूर के खिलाफ केस दर्ज किया और उसके बाद उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है ताकि वो देश छोड़कर विदेश ना भाग पाए। करीब 13 महीने पहले राणा कपूर ने यस बैंक के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। मौजूदा समय में यस बैंक वित्तीय संकट से जूझ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक की कमान अपने हाथों में लेते हुए उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी, जिसके बाद देश भर में यस बैंक के ग्राहकों में डर और घबराहट का माहौल पैदा हो गया। आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को उनके खातों से 1 महीने में 50,000 रुपए तक निकालने की इजाजत दी है और ये पाबंदियां 3 अप्रैल तक लागू रहेंगी। यस बैंक पर आरबीआई की सख्ती से ग्राहक बुरी तरह घबरा गए। गुजरात के राजकोट की एक ब्रांच के बाहर तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तो इतने नाराज थे कि वो बैंक कर्मचारियोों से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा और ब्रांच की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कि बैंक के कर्मचारी है और जो बैंक के खाताधारक है उनके बीच घर्षण हुआ था और जिसके चलते हुए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग जो यस बैंक है उसने की थी। राजधानी दिल्ली में भी यस बैंक की ब्रांच के बाहर ग्राहकों का जमावड़ा दिखा। लोगों में उनके पैसे डूबने का डर साफ दिखाई दिया। हमारे तो जीवन बन की जीवा पूजी आवाज लग गई। आप घबराइए मत, आरबीआई का कहना है पैसा आपका सुरक्षित धीरे धीरे ही सही आपको मिलेगा, उम्मीद कर सकते हैं। अहमदाबाद में भी कुछ ग्राहकों ने दावा किया कि पेमेंट ऐप फोन पे भी काम नहीं कर रहा। फोन पे यस बैंक से कनेक्टेड है। तो ये आप देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे लिखा है कि वी आर टेम्परली अनअवेलेबल। अगर आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो फोन पे से जो ऐप से भी पैसे जो जाने चाहिए वो चूंकि नहीं जा पा रहे। कई राज्यों में यस बैंक के एटीएम खाली हो गए। नो कैश के पोस्टर बाहर लटके नजर आए। इससे लोग और भी घबरा गए। ग्राहकों में उनके पैसे डूबने का डर बढ़ा तो यस बैंक की तरफ से इस पर सफाई दी गई। बैंक ने ग्राहकों के पैसे सुरक्षित होने का दावा किया। यही भरोसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी ग्राहकों को दिया। जल्द से जल्द इसका अच्छा सा रेजोल्यूशन हो जाएगा, कोई नुकसान किसी डिपॉजिटर को नहीं होगा। दिल्ली हिंसा के दौरान फायरिंग करने का आरोपी शाहरुख के दिल्ली घर से पुलिस ने पिस्तौल बरामद कर ली है। इतना ही नहीं, पुलिस ने पिस्तौल के साथ 3 कारतूस और 1 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये वही पिस्तौल है जिसे हिंसा के दौरान शाहरुख ने पुलिसकर्मी पर तानी थी। आरोप है कि दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख ने पिस्तौल से फायरिंग भी की थी। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से 3 मार्च को गिरफ्तार किया था। उत्तर पूर्व दिल्ली के चांदबाग में हुई हिंसा से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई हैं। न्यूज़ 18 के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो हैं जिनमें हिंसा से ठीक पहले कुछ लड़के सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ते दिख रहे हैं। ये सीसीटीवी उसी जगह पर थे जहां दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल शहीद हुए थे और डीसीपी अमित शर्मा समेत कई अफसर जख्मी हुए थे।
लेकिन न्यूज 18 को चांदबाग के कुछ ऐसे वीडियो मिले हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाते लड़के साफ दिख रहे हैं। रिकॉर्डिंग में टाइम स्टैंप यानी रिकॉर्डिंग का वक्त बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। 24 फरवरी 12:39 यानी हिंसा से ठीक पहले कैमरे के पास पहले केवल 2 लड़के फोन पर बात कर रहे थे और देखते ही देखते कई लड़के कैमरे के पास जमा हो गए। कुछ लड़के डंडे लेकर भी आए थे। तभी एक लड़के ने कैमरे की तरफ इशारा किया और शायद अपने साथियों को सीसीटीवी तोड़ने को कहा। अगले ही पल वो खुद डंडा लेकर कैमरा तोड़ने के लिए आगे बढ़ा और कैमरा टूटते ही वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया। लेकिन कैमरा तोड़ने वालों के चेहरे इस रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिखे। उपद्रवी पहले ही तैयार हो चुके थे कि इस रूट पर हमने क्या करना है। ये लड़का अपना मुंह पर देखिए मुंह छुपा रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर ये जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं ये क्राइम ब्रांच को मिले हुए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया था। हालांकि ये अकेला कैमरा ऐसा नहीं था जिसे तोड़ा गया, बल्कि चांदबाग में सीएए और एनआरसी के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के सामने ऐसे करीब 10 कैमरे लगे थे जो उपद्रवियों का निशाना बने, जिनमें एक कैमरा तो प्रदर्शनकारियों के टेंट के ठीक सामने लगा था। कैमरे के सामने यहां भी लड़कों की भीड़ बढ़ती दिखने लगी। फिर एक लड़का दूर से ही कैमरे की तरफ इशारा करता हुआ आया। कैमरा तोड़ने का इशारा मिलते ही कुछ लड़के कैमरे की तरफ बढ़े। अगले ही पल एक लड़के ने कैमरे को ऊपर की तरफ घुमा दिया और कैमरे में केवल आसमान दिखाई देने लगा। चांदबाग की गलियों में भी कुछ लड़के डंडे हाथों में लेकर घूमते हुए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में दिखे, लेकिन गली में लगे कैमरे को भी तोड़ दिया गया। सबसे पहले कैमरे वगैरह तोड़े गए। यहाँ के कैमरे तोड़ने के बाद फिर यहाँ ईंट पत्थर सारी गोलियां वगैरह भी चली सब। चांदबाग की मुख्य सड़क पर ये कैमरे दुकानों के ठीक सामने लगे थे, जिन्हें तोड़े जाने तक की रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। दिल्ली में 24 फरवरी को ही हिंसा के कुछ हैरान करने वाले वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो उस वक्त के हैं जब उत्तर पूर्व दिल्ली के यमुना विहार में उपद्रवियों ने आगजनी की थी। ये वीडियो एक इमारत की छत से रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें सड़क पर जलता हुआ ट्रक साफ दिखा। सड़क के दूसरी ओर वो भीड़ भी दिखी जिसने बड़े पैमाने पर आगजनी की थी। हालांकि ज्यादा दूर होने की वजह से भीड़ में मौजूद लोगों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आग के हवाले किया गया ट्रक एक पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था। पेट्रोल पंप को लोग पहले ही पूरी तरह जला चुके थे। पेट्रोल पंप के ठीक सामने खड़ी एक कार भी लपटों में घिरी दिखाई दी। आगजनी की वजह से धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ दिखा। वहीं यमुना विहार में हुई हिंसा के कुछ आरोपियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से निकाली गई हैं, जिनमें कुछ लड़के तोड़फोड़ करते हुए दिखे। डंडा मारकर सीसीटीवी कैमरा तोड़ने की कोशिश करते हुए एक लड़के का चेहरा साफ दिखाई दिया। ऐसे कई लड़कों के चेहरे तस्वीरों में साफ दिखाई दिए जो 24 फरवरी के दिन बेधड़क सड़कों पर हिंसा कर रहे थे। जिस जगह की ये तस्वीरें हैं वहां सड़कों पर फैले पत्थर भी दिख रहे हैं, जिससे साफ होता है कि तोड़फोड़ से पहले इसी जगह भारी पथराव भी हो चुका था। हरियाणा के फरीदाबाद में कपड़े डाई करने वाली कई अवैध फैक्ट्रियों को प्रशासन की टीम ने तोड़ दिया। ये कार्रवाई पर्यावरण का ध्यान रखने वाली संस्था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर की गई और प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ इस इलाके में पहुंची और अवैध तरीके से चलाई जा रही फैक्ट्रियों को मशीन की मदद से तोड़ दिया। प्रशासन की कार्रवाई होते ही कुछ फैक्ट्रियों के मालिक ताला लगाकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद अधिकारियों ने इन फैक्ट्रियों का ताला तोड़वाया और जमीन खोदने वाली मशीन से इन्हें तोड़ने लगे। इस दौरान आसपास के कई लोग भी मौके पर जुट गए, लेकिन प्रशासन की टीम ने बिना रुके पूरी फैक्ट्री को ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान कई फैक्ट्रियों के अंदर पानी के लिए अवैध बोरिंग भी मिली, जिन्हें अधिकारियों ने अपने सामने ही तोड़वा दिया, जबकि कुछ फैक्ट्रियों का बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ फैक्ट्री मालिकों ने इन्हें दूसरी जगह पर जाने के लिए कुछ समय देने की मांग की, जिसके बाद 30 मार्च तक फैक्ट्री खाली करने का नोटिस दे दिया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि इन अवैध फैक्ट्रियों की वजह से इलाके का पानी प्रदूषित हो रहा था। जो केमिकल वाला पानी है वो इरिगेशन कैनाल में या बोरवेल करके ग्राउंड वाटर में उसको छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण वाटर पोल्यूट हो रहा है। फिलिस्तीन के गाजा में एक बाजार में भीषण आग लगने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। आग लगने से पहले वहां कई धमाके भी सुने गए, जिसके बाद आग ने बाजार के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण लपटों को देख वहां हड़कंप मच गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके भी हुए, जिससे आग और तेजी से भड़क उठी। आग ने वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही दमकल के लोग भी वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू की।
हालांकि जबरदस्त लपटों के सामने वो भी बेबस नजर आए। आग बुझाने के लिए एक बड़ी क्रेन की भी मदद ली गई, जिसके जरिए ऊपर से पानी की बौछार की गई। भीषण आग की वजह से वहां कुछ दूरी पर मौजूद शरणार्थियों की बस्ती भी जलकर राख हो गई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में दिन दहाड़े कुछ लुटेरे एक घर से करोड़ों के गहने और कैश लूटकर फरार हो गए। बताया गया कि इस लूट में घर में काम करने वाला एक नौकर भी शामिल था, जिसकी तस्वीरें वहीं लगी एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गईं। तस्वीरों में दिखा कि लूट के बाद एक लुटेरा कंधों पर बैग लेकर दौड़ता हुआ एक गली में घुस गया, जबकि उसके पीछे पीछे एक और लुटेरा कंधे पर टंगे बैग में सामान लेकर उसके पीछे पीछे गली में घुस गया। जबकि इन दोनों के थोड़ी देर बाद एक और लुटेरा हाथ में लोहे की रॉड लेकर उसी गली में जाता दिखाई दिया। जिस वक्त ये घटना हुई, घर में बुजुर्ग महिला और उनका छोटा पोता ही मौजूद थे, जिसकी वजह से लुटेरों ने आराम से सारा कीमती सामान लूट लिया। वाइफ ने अपनी रस्सी से उसका हाथ वगैरह सब बांध दिया था, पोता था उसका भी अस्सी उस रस्सियों से हाथ पैर बांध दिए थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को खोला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और बदमाशों की पहचान करने की कोशिश तेज कर दी गई। अभी जांच इसमें चल रही है, जल्दी हम उनको सलाखों के पीछे डाल देंगे। दिल्ली के कई इलाकों में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को जाम से भी जूझना पड़ा, जिसका असर मंडी हाउस के आसपास भी दिखा। बारिश की वजह से वहां जैम भी लग गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी हाउस में और यहाँ झमाझम बारिश हो रही है। सबसे पहले बारिश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि बेहद तेज बारिश यहाँ पर हो रही है और ये बारिश का असर है कि पूरा मंडी हाउस का ये जो गोल चक्कर है, ये ट्रैफिक जैम यहाँ पर हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। राजघाट के आसपास भी इसका असर दिखाई दिया। शाम 4 बजे ही पूरी दिल्ली में अंधेरा छा गया। इस वक्त बादल बरस रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त राजघाट पर हूं और राजघाट पर दिन में ही वाहनों की लाइट जल चुकी है। तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के साथ दिल्ली में तेज रफ्तार से हवाएं भी चली। सड़कों पर पानी भरने से भी लोगों की मुसीबत बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना वायरस पर समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस पर यह समीक्षा बैठक सुबह 11:30 बजे करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल ही कोरोना वायरस को दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बताया था। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के बारे में? और आपको बता दें, आज 11:30 बजे समीक्षा बैठक की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस पर यह समीक्षा बैठक करेंगे और उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर इसे दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बताया था और कहा था कि इस तरह की चुनौतियां सामने आती रहती हैं। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे इस बैठक के बारे में और क्या जानकारी आ रही है अभी तक? देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कोरोना वायरस को लेकर निगरानी कर रहे हैं और आज जो खबर है 11:30 बजे एक समीक्षा बैठक होगी, जिसमें बड़े और आला अधिकारी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे इस बैठक में, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री लगातार 2 से 3 बैठकें कर रहे हैं। सिचुएशन की जानकारी भी दी जा रही है। पीएमओ लगातार इस पर निगरानी कर रहा है और हर रोज अपडेट ले रहा है। अब तक 31 मरीज कोरोना वायरस के देश में आ चुके हैं। हालांकि 3 जो है उनकी छुट्टी हो चुकी है अस्पताल से, लेकिन फिर भी 31 मरीजों का सामने आना, इनके केस का सामने आना एक बड़ी चिंता की विषय है और इसको लेकर प्रधानमंत्री आज एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए झारखंड के बैद्यनाथ मंदिर और मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में भी खास सावधानियां बरती जा रही हैं। इस खतरे से बचने के लिए साफ सफाई के साथ ही लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। और यही वजह रही कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में कुछ लोग सफाई करते दिखाई दिए। बताया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हर 2 घंटे में मंदिर परिसर को धुलवाया जा रहा है। वहां के पुजारी और सुरक्षा कर्मी भी मास्क पहने नजर आए। आने वाले सभी भाविकों को भी हमने आह्वान किया है कि आप आ रहे हैं तो आप मास्क पहनकर आइए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सफाई के साथ ही दवाओं का भी छिड़काव किया जा रहा है। मास्क लगाकर आएं, एक प्रकार से किसी भी प्रकार से एक दूसरे से दूर रहें और मंदिर के अंदर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाकाल मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की मेडिकल जांच के लिए मंदिर परिसर में ही व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों को जरूरी दवाएं देने के लिए अलग से एक काउंटर भी लगाया गया है।